यस कैसे हो? अच्छा हूँ सर। बढ़िया। आप मेरे को बताओ कि है ना, स्कैरसिटी जो प्रॉब्लम होती है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं कितने होते हैं? 4 क्वेश्चन सर। और कौन कौन से क्वेश्चंस है फोर? हाँ, हेलो। हाँ गौरव, अनम्यूट करो ना खुद को। वही सारी ना आप लोगों के पास मेरी? हेलो सर। हाँ हाँ गौरव, फिर से बताओ यार, अनम्यूट करके बताओ। पता नहीं सर, ये अपने आप ही हो गया था, फिर हो ही नहीं रहा था। कोई सर बात नहीं, कोई बात स्कैरसिटी क्वेश्चंस होते हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड टू फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। नहीं। गुड। ये व्हाट टू प्रोड्यूस में और कुछ इंक्लूड भी है क्या? ये सर हाउ मच टू प्रोड्यूस में इंक्लूड है। वेरी गुड। और आप ये बताओ कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो राइट है वो कौन से में रहता है? 3 तरीके की इकोनॉमी है ना, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट वगैरह में। प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला किस में रहता है? एक हाँ, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। वापस हट गया क्या गौरव? यस सर। हाँ जी, बताओ बेटा। वापिस से हो गया था एक बार सर, यहाँ पे वो बच्चे वगैरह हैं तो इसलिए आवाज आ रही है। कोई बात नहीं, आप बता एक दो, मिनट। बस लास्ट क्वेश्चन है। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी कौन से में है, कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट? राइट टू प्रॉपर्टी सोशलिस्ट में है सर। हाँ सॉरी सर, सॉरी सर, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी उसमें है, कैपिटलिस्ट में। हाँ, कैपिटलिस्ट में है ना। हाँ। चलो, थैंक यू। ओके आप सर। सब लोग देखो, जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ते रहे। जिन लोगों को जो लेट ज्वाइन करे उनको बोल दिया, क्लासेस सारी रिकॉर्डेड पड़ी है, आप उनको देख लें, कुछ डाउट हो फोन करके पूछ लें, है ना। यस सर। मैं आगे चलता हूँ। और ओके सर। तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है ये, आपको पता लग रहा होगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं जो समझ में नहीं आया, या फिर आप पढ़ो थोड़ा भी मेहनत करो और फिर आपको नहीं आया, है ना। तो हम लोग थे कहाँ पे, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में आ गए थे। मोहम्मद का जो स्क्रीन था वो हम लोगों ने देखा था, हमारे मॉड्यूल का जो स्क्रीन था वो हम लोग देख रहे थे। तो उसमें चल रहा था क्या, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड चल रहे थे। तो मैं चाहूंगा कि मोहम्मद अपना शेयर करे स्क्रीन। देखो, मैं उसको पहले तो क्या करना पड़ेगा। हाँ, अभी मोहम्मद एक बार आप शेयर कर दो। लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ लिया था, काफी चीजें हमने पढ़ ली हैं क्योंकि हम लोग चैप्टर के अंदर जा चुके हैं, है ना। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। और थैंक यू। तो हम लोगों ने देखो, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड तक हम पहुंच गए थे, हम धीरे धीरे चलते चलते यहाँ तक पहुंचे। आपको एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। डिमांड पढ़ी थी कि क्या होती है डिमांड, और फिर हमने पढ़ा था डिमांडेड क्वांटिटी और डिमांड में क्या अंतर है, ये पढ़ लिया था। ठीक है, डिमांड होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है ये भी पढ़ा था। फिर हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे। फिर हमने डिमांड फंक्शन पढ़ा था। ठीक है ना। फिर हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, याद होगा आप लोग को जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। फिर हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करा था, लॉ ऑफ डिमांड के बाद में हमने डिमांड शेड्यूल पढ़ा। डिमांड शेड्यूल के बाद हम लोगों ने डिमांड कर्व पढ़ा। डिमांड कर्व के बाद में हमने मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ा, फिर मार्केट डिमांड कर्व पढ़ा। फिर हम लोगों ने क्या करा, रीजंस बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड या रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये चले, काफी इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताया। जो 5-6 बिंदु थे वो जो सारे पॉइंट्स आपको याद भी हुए हैं। अब हमारे पास आ गया एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। और ये कोई भी स्टूडेंट जो है उसको ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, किसी का छूट गया है प्लीज वो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेगा। प्लस ये बात ध्यान रखना कि ये जो इकोनॉमिक्स है आपकी कम से कम
हालांकि आपका 2 3 4 बार रिवीजन हो जाएगा स्पीडी वे में तो, लेकिन कम से कम 2 बार तो आपको मैं पूरा एकदम स्लोली भी रिवीजन करवा दूंगा, समझ रहे हो ना। तो किसी का छूट भी गया तो वो ज्यादा से टेंशन नहीं ले, पेशेंस से बस क्लास में बैठा रहे, बस धीरे धीरे उसको समझ में आने लग जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा एक ही क्लास में आ जाएगा, 2 3 दिन आप मुझे दोगे तो डेफिनेटली आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा, अगर आप नए हो तो बाकी अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो आई थिंक आप मेरे साथ हो, कोई बहुत पीछे हो नहीं, ठीक है। अब देखो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की मैं बात करता हूँ। मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड कौन कौन सी सिचुएशंस में लगता नहीं है। एक्सेप्शंस का मतलब अपवाद हो गए ना, एक्सेप्शन का मतलब है कि जनरली ये चीज होगी नहीं, ठीक है ना। एक्सेप्शन का मतलब समझते ही हो, मतलब लॉ ऑफ डिमांड कब कब अप्लाई नहीं होता है, वो सारे पॉइंट इन्होंने दे रखे हैं कि जभी जभी लॉ ऑफ डिमांड लगेगा नहीं, वो सारे बिंदु आपको इन्होंने सिखाए हैं। तो उन बिंदुओं में, उन पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है कॉन्स्पिशियस गुड। तो मैंने जब भी तुम्हें पढ़ाया है हमेशा एक ही बात बोली है कि पहले उस बिंदु या पॉइंट के अंदर जाओ, उससे पहले जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उनको याद कर लो एक बार। तो सबसे पहले कॉन्स्पिशियस गुड्स। कॉन्स्पिशियस गुड्स का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। कॉन्स्पिशियस मतलब आप इसको समझना चाहो तो ये लिख सकते हो स्टेटस वाली गुड्स, स्टेटस वाली गुड्स, या इसको मैं बोल सकता हूँ प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स लिखना चाहिए, आगे अंदर लिखा हुआ है लेकिन आपको पता होना चाहिए वर्ड। कॉन्स्पिशियस वर्ड का मतलब क्या हो गया, स्टेटस सीकिंग। जैसे बड़ाई बड़ाई नहीं मारते क्या कि देख मेरे पास इतनी महंगी चीज है ना, या ऐसे कुछ ब्रांडेड चीज है, तो उसके लिए आता है। स्टेटस वाली चीजें हो सकती हैं, या इसको प्रेस्टीज या प्रतिष्ठा जिसको हिंदी में बोलते हैं वो है। समझ रहे हो आप लोग कॉन्स्पिशियस गुड्स का मतलब। और कॉन्स्पिशियस गुड्स को लग्जरी गुड्स भी बोल सकते हैं ना। लग्जरी गुड, लग्जरी मतलब बहुत महंगी वाली हो गई, समझ गए होंगे आप लोग, लग्जरी गुड्स, है ना। ये कॉन्स्पिशियस गुड्स वही गुड्स होती हैं जो मतलब बहुत महंगी होती हैं, दिखावे के लिए लोग यूज करते हैं, मतलब अपना स्टेटस दिखाने के लिए कि देख मैं मेरे पास इतनी महंगी गाड़ी है ना, उस तरीके से इतनी महंगी मैं वॉच पहन रहा हूँ, ये सब कॉन्स्पिशियस गुड्स हैं। तो एक तो ये लॉ ऑफ डिमांड की क्या है, एक्सेप्शन है ये। क्यों, आपको ये पता होना चाहिए लॉ ऑफ डिमांड के किसी भी चीज का एक्सेप्शन पढ़ने से पहले वो तो पता लगो कि किसका एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ डिमांड का क्या होता है, जब दाम बढ़ते हैं, प्राइसेज बढ़ते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, जब प्राइसेज गिरते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। इतना सही है लॉ ऑफ डिमांड तो बेचारा, इससे ज्यादा तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। तो ये चीज कब नहीं होगी, ये वाले दोनों रिलेशन कब ट्रू नहीं होंगे, तब तब एक्सेप्शन ऑफ डिमांड लगेगा। इट मीन जब दाम बढ़ रहे हैं तो भी लोग उसको ज्यादा खरीद रहे हैं, दाम गिर रहे हैं तो भी कम खरीद रहे हैं, इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसका मतलब कॉन्स्पिशियस गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जो क्या है, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। और क्यों है, क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती। कैसे नहीं करती, क्योंकि इनके दाम बढ़ने पे भी लोग इनको ज्यादा खरीदते हैं। कायदे से लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग होता तो लोग क्या करते हैं, इनको कम खरीदते, समझ रहे हो। इसलिए कॉन्स्पिशियस गुड जो हैं वो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन। आगे हम इसको पढ़ेंगे आगे अच्छे से, लेकिन उसके पहले मैं तुम लोग को अगले बिंदु पे लेके जाऊंगा। दूसरा पॉइंट है गिफ्ट इन गुड्स। तो गिफिन गुड, मैंने तुम्हें बताया था गिफिन गुड जो होती है वो इंफीरियर के अंदर से ही निकलती है। तो ये लाइन आपको याद होगी या नहीं भी है तो मैं आज भी वापस डिस्कस करूंगा। ऑल गिफिन गुड्स आर इंफीरियर बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफिन। तो गिफिन गुड्स भी क्या होती हैं, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन होती हैं। फिर अगले पेज पे चलो, अगले मतलब आगे इसको स्क्रॉल करो। थर्ड वाले पॉइंट पे, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। कौन सी नेसेसिटी होगी, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। अब ये कॉन्स्पिशियस मतलब क्या होता है, स्टेटस दिखाना, प्रेस्टीज दिखाना, है ना। किसी को मतलब अपना
ऐसे माहौल टाइप में बनाने के लिए ये वर्ड आता है कि भाई ये हम लोग स्टेटस दिखा रहे हैं कि देख मेरे पास भी ये चीज है। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी मतलब एक तो होती है नेसेसिटी, एक होती है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। बेटा नेसेसिटी का मतलब तो होता है जो रियल में आपको जरूरी है, जैसे रोटी चपाती खाना, आपके पास गेहूं होना रियल में जरूरी है, ठीक है। लेकिन अब पिज्जा खा रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब सारे लोग अगर पिज्जा खा रहे हैं तो आप भी खाने जा रहे हो, लेकिन वो एक्चुअल में नेसेसिटी नहीं है। उस नेसेसिटी को क्या बोला जाएगा, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। जैसे टीवी आपके घर में होना कोई जरूरी नहीं है, अगर टीवी नहीं होगा तो भी हम आराम से अपनी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन टीवी आज के जमाने में नेसेसिटी बन गया है। नेसेसिटी क्यों बन गया है, क्योंकि वो दूसरे लोग जो हैं वो सारे ला रहे हैं तो हम लोग को भी लाना पड़ रहा है। इट मीन टीवी और ये भी एक छोटे मोटे स्टेटस का सिंबल बन गए, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया। नेसेसिटी वो होती है जिनके बिना हम जी नहीं सकते, है ना, जो लाइफ के लिए जरूरी है। लेकिन कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी कौन सी नेसेसिटी होती है, जिनके बिना हम आराम से जी सकते हैं, लेकिन वो लोगों के दिखाने के लिए और आजकल के जो प्रिवेलिंग सिचुएशंस है उनके लिए जरूरी होगी। जैसे मोबाइल अपने आप में कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी है। मतलब मोबाइल भी आप सब बोलो यार मोबाइल तो जरूरी है आज के जमाने में, हाँ जी जरूरी है, लेकिन अगर मोबाइल नहीं होगा तो भी आप अपनी लाइफ जी सकते हो, हाँ जी जरूर जी सकते हैं। इसलिए मोबाइल एक नेसेसिटी नहीं होके क्या है, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी है, ठीक है। मोबाइल क्या है, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी है। समझ रहे हो आप लोग। तो मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन ये पॉइंट मैंने सिर्फ इतना बताया है कि ये कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी क्या होती है। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी और नेसेसिटी में क्या डिफरेंस है। नेसेसिटी जो है वो जीने के लिए जरूरी है, जैसे हम लोग को बोले कि पानी, वाटर, वाटर डेफिनेटली नेसेसिटी है, लेकिन कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी नहीं है वाटर। लेकिन टीवी रखना, मोबाइल रखना, फ्रिज रखना, ठीक है ना, ये सब कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी में आ जाएगा। मतलब आप को रखना पड़ रहा है लोगों को देख के और इस समाज के साथ चलने के चक्कर में कि यार सब लोगों के पास है, मेरे पास क्यों नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। फिर फोर्थ पॉइंट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइसेज। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेज का मतलब क्या हो जाएगा कि फ्यूचर में प्रोडक्ट की प्राइस अगर लगता है, जैसे तुम बैठे हो यहाँ पे, है ना, तुम अगर बैठे हो और तुम्हें कोई मोबाइल लेकर आना है, ठीक है, अभी तुम इस एज में हो ज्यादातर मोबाइल बाइक इन सबका ही रहता है, तो तुम्हें कोई मोबाइल फोन खरीदना है और तुम्हें ये लग रहा है बेटा कि ये जो मोबाइल जो मुझे चाहिए, कोई सा भी मोबाइल हो सकता है, वो चाहे आईफोन हो, चाहे आपका वन प्लस हो, चाहे सैमसंग का कोई सेट यूज करते हो, आपको लगता है कि आज इसकी प्राइस जैसे मान लो 50,000 है, और आपको ये न्यूज वगैरह से पता लगा कि इस मोबाइल फोन की डिमांड बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा है, और हो सकता है कि 10 दिन बाद इसकी डिमांड हो जाएगी कितनी, सॉरी इसकी प्राइस हो जाएगी 60,000, 60,000 हो जाएगी। तो तुम्हें उम्मीद है आज 50,000 है, हैवी है, और आगे होगी 60,000, ठीक है। और जैसे मान लो कल, पिछले वाला कल जिसको यस्टरडे बोल रहे हैं, है ना, उस टाइम पे उसकी प्राइस थी 45,000, ठीक है। तुम आज सोच रहे हो तो आज एक्चुअल में तो इसकी प्राइस बढ़ी है 45, 45 से 50 हो गई, लेकिन तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि 10 दिन बाद और ज्यादा हो जाएगी। तो बताओ इस सिचुएशन में तुम्हारी डिमांड बढ़ेगी ना, डेफिनेटली बढ़ेगी। तुम्हें डर लग रहा है कि यार आगे और महंगा होगा, आज ही खरीद लेता हूँ। तो ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, आपकी उम्मीद कि फ्यूचर में प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो आप उसको प्राइस में क्या खरीदोगे, ज्यादा खरीदोगे। अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइसेस गिरेंगी तो आप उसको क्या करोगे, वेट करके कम हुई हुई प्राइसेस में भी कम खरीदोगे। इसका मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर आप प्राइस की रख रहे हो कम, डिमांड वहां पे क्या हो जाएगा, वॉलेट हो जाएगा, काम नहीं करोगे। क्या, लो ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग आप काम नहीं करोगे, ठीक है। मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ सारे पॉइंट, फिर हम इनको अच्छे से समझेंगे। आज की क्लास में यही काम करना है हम लोग को, लेकिन अब आप आगे चलो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वाले पॉइंट के बाद में, क्योंकि आपके डाउट्स आएंगे मुझे पता है, तो आप पूछना वहाँ से, अगर आपने पहले से कुछ नहीं पता है तो आपको। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइस के बाद में क्या आएगा देखो, डिमांड फॉर नेसेसिटी, तो ये तो बहुत ही आसान है। डिमांड फॉर नेसेसिटी जैसे पानी है ना, खाने की
चीजें हैं, गेहूं वगैरह है जो हम लोग डेली रूटीन में यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, अगर पानी की प्राइसेस बढ़ भी जाएंगी तो आप उसको खरीदना कम थोड़ी कर दोगे, पीना ही पड़ेगा यार वो तो नेसेसिटी जो होती है वहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, इसमें कोई डाउट ही नहीं है आप लोगों के, और होना भी नहीं चाहिए। और देखो अगर है तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। डिमांड फॉर नेसेसिटी का मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट जिनको कंज्यूम करना बहुत ही जरूरी है, जिनको हम लोग को लेना ही पड़ेगा, जैसे पानी, आटा वगैरह। तो ऐसी चीजें अगर महंगी भी हो जाती हैं तो आप उसकी डिमांड करना कम कर दोगे क्या? कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको जीने के लिए वो चाहिए। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में क्या दे दिया, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल फूड दे दिया, पावर दे दिया, वाटर दे दिया, गैस दे दिया, ठीक है ना, इस तरीके से है। तो ये चीजें काफी जरूरी हो गई है, ये तो आपको कम से कम चाहिए ही चाहिए, है ना। तो डिमांड फॉर नेसेसिटी मतलब ऐसी गुड्स जिनके बिना जीना संभव नहीं है, जो हमारी डेली रूटीन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। तो उस सिचुएशन में आप लो ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करोगे। लो ऑफ डिमांड क्या होता है, इनकी प्राइस की वजह से तुम इनको कंजप्शन कम या ज्यादा कर रहे हो, वो फॉलो ही नहीं होगा वहां पे। फिर अगला है स्पेक्यूलेटिव गुड्स। ये फिफ्थ पॉइंट मैंने नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ा दूंगा। स्पेक्यूलेटिव गुड्स, स्पेक्यूलेटिव गुड्स कौन सी होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सट्टा। सट्टा ये वो नहीं है बेटा जो क्रिकेट पे खेला जाता है ना, ये सट्टा दूसरा है ना। स्पेक्यूलेटिव मार्केट पर स्टॉक, स्पेक्यूलेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं जैसे कुछ लोग शेयर्स वगैरह खरीदते हैं फिर तुरंत उनको बेच देते हैं, खरीदते हैं बेच देते हैं, वो परमानेंट उनको रखना नहीं चाहते। ऐसे ही जैसे मान लो कोई लैंड हो गई, कुछ भी हमने खरीदा बेचा उस उद्देश्य से, उस ऑब्जेक्टिव से अगर मैं ले रहा हूँ, तो उस टाइम पे भी जैसे मान लो स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बात करूं एक छोटी सी कोई शॉप है या मान लो एक बड़ा सा शॉप है, ये मान लो आप। अब क्या है, अगर उसको देखो, स्पेकुलेटिव गुड्स का मतलब, अब क्या होते हैं कई बार आप जानते हो ना कि ऐसे मार्केट में खबर आती है जैसे प्याज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये खबर आई, लगता है कि प्याज कम हो रहा है और प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो जैसे मान लो कोई शॉपकीपर है या कोई मान लो वो अपने स्टॉक में क्या कर लेता है, प्याज को भर लेता है, हर कितने प्याज भर लेता है वो, क्या करता है, प्याज रख लेता है, क्योंकि उसको पता है कि दाम बढ़ रहे हैं, है ना, उसको पता है कि दाम बढ़ रहे हैं, तो उसको पता है कि अब वो आगे फ्यूचर में और दाम कमाएगा। स्पेकुलेशन उसको बोला जाता है कि अगर आपको ये लग रहा है कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ेंगी तो आप उसको जमा कर लोगे, जिसको बोलते हैं जमाखोरी, जिसको बोला जा सकता है, जिस पर सरकार रोक भी लगाती है कई बार। ऐसे मान लो शेयर्स वगैरह में हम कम जाते हैं, तो स्पेकुलेटिव गुड्स भी लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन होती है। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस बढ़ भी रहे हैं तो भी आप उनको जमा करना चालू कर रहे हो, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आपको ये उम्मीद है कि और ज्यादा इसकी प्राइसेज बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये स्पेकुलेटिव गुड्स और फ्यूचर प्राइसेज वाला पॉइंट है ना बेटा, वो एक सा ही है लगभग। स्पेकुलेटिव गुड्स और फ्यूचर प्राइसेज वाला पॉइंट जो है वो लगभग कैसा है, एक जैसा ही है। समझ गए होंगे आप। अब देखो, आप समझ नहीं भी समझे तो हम बात करेंगे। ये फिफ्थ पॉइंट देखो क्या है, द लॉ हैज बीन डिराइव्ड अज्यूमिंग कंज्यूमर टू बी रेशनल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला है कि लॉ में ये मान के चला गया है, मतलब ये इसकी अजम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड की, कि कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, रेशनल। रेशनल मतलब समझदार, विवेकशील होना चाहिए। लेकिन हम सबको पता है कि सारे कंज्यूमर जो होते हैं वो विवेकशील नहीं होते, समझदार नहीं होते। बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो शॉप पे जाते हैं, बोलते हैं हाँ भाई ये दो जींस पैक कर दे, बोला कितने रुपए हुए, बोला इतने रुपए हो गए, दे देते हैं उसको। प्राइस वाइस पूछता ही नहीं है। देखा होगा आप लोगों ने, आपकी फैमिली में भी जरूर ऐसा कोई होगा। जैसे सब्जी वब्जी लाने जाते हैं और आपने प्राइस पूछा नहीं, बोला 1 किलो ये दे दे, 2 किलो ये दे दे, 3 किलो ये दे दे, और दाम हो गए मान लो 250 रुपए, 500 रुपए, आपने उसको पकड़ा दिए तुरंत। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो ही नहीं सकता बेटा, है ना। लॉ ऑफ डिमांड तभी अप्लाई होगा जब आप क्या कर रहे हो, मोल भाव कर रहे हो। लॉ ऑफ डिमांड कब अप्लाई होगा, जब कोई भी कंज्यूमर क्या करता है, समझदार होके पूछता है कि भाई ये इसकी कितनी प्राइस है, इसकी प्राइस इतनी है, क्यों है, कम करो ज्यादा करो। तो समझदार मतलब जो जानता हो मार्केट के बारे में। Rational consumer is that consumer who understand the market and understand the prevailing situation in the market। समझ रहे हो। तो अगर कोई कंज्यूमर रेशनल नहीं है तो वहां लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। जैसे आप खुद देखते होंगे, आपके घर पे भी जरूर ऐसा होता होगा कि आपका कोई छोटा भाई है, बड़ा भाई है,
वो मार्केट में गया, आपके पापा या मम्मा पूछते हैं भाई क्या भाव लेकर आया, बोलता पापा भाव तो नहीं पता, मैं तो ले आया आधे किलो, आपने ये बोला था 2 किलो ये बोला था, तो फिर उसको डांट वाट पड़ती है। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया, इस सिचुएशन में क्या हो गया कि जो आपका वो भाई या बहन है वो तो, उस पे तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा नहीं, है ना। लेकिन लेकिन आपके मम्मी पापा अगर जाते हैं तो वहां अप्लाई होता है, या आपके फादर है वो जाते हैं, वो नहीं पूछ के आते तो आपकी मदर उनको डांटते हैं थोड़ा कि बोले भाव वगैरह का। तो ये हर बंदे का अलग अलग, फैमिली का अलग अलग स्ट्रक्चर है, सब अपने अपने हिसाब से ये सब चीजें करते हैं। सर लॉ ऑफ डिमांड में बार्गेनिंग इंक्लूड होती है क्या? बार्गेनिंग का मतलब होता है, बार्गेनिंग कौन करता है? जो समझदार होता है, जो जानता है मार्केट को, हर कोई तो करता नहीं है बार्गेनिंग, समझ रहे हो। बार्गेनिंग तभी तो आप करोगे जब आपको ये लगेगा कि यार ये 25 के भाव दे रहा है और मार्केट में 20 में मिल रही है। तो रेशनल होने का मतलब ये होता है जो मार्केट को जानता है, हु अंडरस्टैंड द मार्केट एंड हु अंडरस्टैंड द प्रिवेलिंग प्राइसेस इन द मार्केट। इफ यू आर नॉट रैशनल देन द लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट अप्लाई ऑन यू, ठीक है ना। अगर आप समझदार नहीं हो या आप मार्केट में मोल भाव नहीं करना जानते हो, अगर आपको प्राइसेज का नॉलेज ही नहीं है मार्केट की का, तो आपको डेफिनेटली लॉ ऑफ डिमांड आप पे अप्लाई नहीं होगा। ये लॉ ऑफ डिमांड पहले से मान के चलता है, और काफी इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ डिमांड ये मान के चलता है क्या कि कंज्यूमर इज रेशनल। हाँ जी, जरूर मान के चलता है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में 99% लॉ ऐसे हैं, है ना, वो कंज्यूमर को रेशनल मान के ही पढ़ाए जाएंगे। अगर कंज्यूमर रेशनल नहीं होगा तो वो लो लगेंगे ही नहीं, है ना। तो ये ध्यान रखना कि ये लॉ ऑफ डिमांड की बात नहीं है, इकोनॉमिक्स के 99.99% जो तुम्हारे लो हैं, जो आगे भी हम पढ़ेंगे, तुम आगे की क्लासेज में आगे जब अच्छे से पढ़ाई करोगे तो भी तुमको ये रेशनल वाली अजम्पशन लेके चल रही है साथ में, कि कंज्यूमर शुड बी रेशनल, ठीक है ना। अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई, और रेशनल का मतलब समझदार, समझदार का मतलब the consumer who know all about the market, who know about the prices of the product, ठीक है। इस तरीके से that is called rational, ठीक है, इसको रेशनल बोला जाता है। अब हम बात करते हैं इन सारे पॉइंट्स पे एक एक करके। अब पहली बात तो ये, मैं तो देखो इनको सबको समझाऊंगा, लेकिन आप में से देखो कुछ तो नए हैं जो इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं जानते, तो वो तो सब हम लोग पढ़ेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। और फिर भी आप लोग, कई लोग जानते हैं, कईयों को ये मेरे को पता है पूरा भी समझ में आ गया, सिर्फ मैंने बोला उसमें भी आ गया, क्यों? क्योंकि कईयों को पहले से थोड़ा नॉलेज है, और कईयों को मेरा बोला हुआ थोड़ा समझ आया हो। लेकिन जो स्टूडेंट्स जो नहीं जानते, देखो क्या लास्ट के एक और पॉइंट है, द लॉ ऑफ डिमांड विल ऑल्सो फेल इफ देर इज एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन अदर फैक्टर। तो बोला अदर फैक्टर में अगर कोई चेंज हो गया, तो ये तो मुझे पहले से ही पता है, लॉ ऑफ डिमांड में सेटेरिस पेरिबस कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल और कांस्टेंट, ये मान के चलते हैं, है ना। अदर थिंग्स बीइंग सेम कांस्टेंट इक्वल, वैसे कांस्टेंट मानना चाहिए, ठीक है ना। विच डिमांड ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड, तो अगर अदर फैक्टर में चेंज हो गया तो डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा, ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर आपको एक्सेप्शन समझने हैं बहुत अच्छे से, तो आपको पहले लॉ ऑफ डिमांड का नॉलेज होना चाहिए। तो जो भी बच्चा लेट ज्वाइन कर रहा है उसको मैं पहले हल्का सा लॉ ऑफ डिमांड बता देता हूँ, फिर ये सारे एक्सेप्शन जल्दी से समझाऊंगा, फिर अगले बिंदु पे चलेंगे, ठीक है। देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड, और देखो क्या होता है, बच्चे डर जाते हैं, अरे यार लो यार क्या होता है, लो कानून ऐसे मतलब नियम वियम, अरे डरने की बात नहीं है, बहुत आसान है। हमारे डेली रूटीन में लगता ही है, ऐसा कुछ नहीं है जो लगता नहीं है, बुक में तो लिख दिया हुआ कि हम इसको सब समझते हैं। लॉ लॉ ऑफ डिमांड ये होता है कि कोई प्रोडक्ट के दाम बढ़ गए तो उसकी डिमांडेड क्वांटिटी कम हो जाती है, ये तो है डिमांड, सॉरी प्राइस, और ये डिमांडेड क्वांटिटी। अरे होता है नहीं, यहाँ कोई चीज महंगी होगी तो उसको लोग कम खरीदते हैं, तो उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं खरीदना। और कोई प्रोडक्ट अगर सस्ता हो रहा है, प्राइसेज अगर गिर रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो डिमांडेड क्वांटिटी बढ़ जाती है, बस इतना सा ही है लॉ ऑफ डिमांड। तो आपको आता है या नहीं आता? जरूर आता है। कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस में और डिमांडेड क्वांटिटी में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है, मतलब नेगेटिव रिलेशन होता है, यही है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन इसकी एक शर्त है मेन, वो क्या है कि सेटेरिस पेरिबस, सेटेरिस पेरिबस का मतलब अदर थिंग्स जो होती है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अदर थिंग्स मतलब प्राइस के अलावा कुछ भी हो, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो आपका टेस्ट हो, प्रेफरेंस हो, सब कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में थे। अब हम इसमें आ जाते हैं, किसमें,
इसके एक्सेप्शंस में, एक्सेप्शंस में पहला कौन सा था? कॉन्स्पिशियस गुड्स। कॉन्स्पिशियस गुड्स, इसको प्रेस्टीज गुड्स भी बोल सकता हूँ, इसको स्टेटस सीकिंग गुड्स भी बोल सकता हूँ, ठीक है ना? या इसको और क्या बोल सकता हूँ जी? प्रेस्टीज गुड्स बोल दूं, स्टेटस सीकिंग गुड्स बोल दूं, या रुतबे वाली गुड्स बोल दूं, या मैं बोलूं लग्जरी जैसी, ठीक है, मतलब महंगी वाली चीजें जिससे मन में ऐसे शांति सी होती है, देख मैं ये लाया। तो इस सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्पिशियस गुड्स में क्या होता है? दिखावा होता है, और दिखावे में क्या होता है? आप प्राइस प्राइस देखते ही नहीं हो, समझ रहे हो? प्राइस प्राइस आप देखते ही नहीं हो। आप जितनी महंगी होती है उतना ही ज्यादा खरीदते हो। जब जब आप दिखावे पे आ जाओगे ना, तो आप लॉ ऑफ डिमांड को भूल जाओगे। क्योंकि आप ये समझो कि कॉन्स्पिशियस गुड्स हो गई ना, तो अगर कोई कंज्यूमर, अब बताओ कौन सा होगा? वही तो पड़ेगा। समझदार होने का मतलब मोल भाव करने वाला। तो इसीलिए ये जो सारे बिंदु है ना, ये लगभग एक दो बिंदुओं से ही मिलके बने हुए हैं, बस ये वर्ड अलग अलग है। तो अगर आप कॉन्स्पिशियस गुड्स या दिखावे के चक्कर में पड़ गए, इसका मतलब रेशनल कहाँ रहे? रेशनल तो रहे ही नहीं आप लोग। रेशनल रहे क्या? बिल्कुल नहीं रहे साहब, है ना? इस तरीके से बात है। तो कॉन्स्पिशियस गुड्स मतलब दिखावे वाली गुड्स, तो दिखावे वाली गुड्स में तो जितनी महंगी होगी उतना ही ज्यादा खरीदोगे आप उनको कि यार, और मतलब मेरा ईगो या मेरा स्टेटस बढ़ रहा है, तो उस सिचुएशन में नहीं लगेगा। समझ गया? अंदर वाला भी पढ़ लेंगे। मेरे हिसाब से समझ आ रहा होगा। किसी के डाउट आ गया कॉन्स्पिशियस में? मैं दोबारा समझा रहा हूँ, वो एक बार मैंने बोला था। अगर डाउट आते ही प्लीज मुझे रोकना। कॉन्स्पिशियस गुड्स के बाद में क्या था? गिफिन गुड्स। तो पहली बात तो मैं तुम्हें गिफ्ट गुड्स बताने से पहले, गिफ्ट गुड्स पहली बात तो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, ये पता होना चाहिए तुम्हें, है ना? वो कॉन्स्पिशियस गुड्स को तुम वेबलेन गुड्स भी लिख सकते हो बेटा, है ना? कॉन्स्पिशियस गुड्स है ना, उसको वेबलेन गुड्स लिख लेना यार तुम लोग। वेबलेन, वो कॉन्स्पिशियस गुड्स वाला ही है जो वेबलेन, इसको प्रेस्टीज वेबलेन गुड्स बोला जा सकता है। तो गिफ्टिंग गुड्स भी क्या है? लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन होती है। बाद में बोलेंगे, लेकिन पहले ये बता दें कि गिफ्टिंग गुड्स क्या होती हैं। गिफ्टिंग गुड्स होती हैं ऐसी गुड्स जिनकी प्राइस बढ़ने पे भी लोग उनको क्या खरीदते हैं? ज्यादा खरीदते हैं। प्राइस उनकी क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो भी उनकी डिमांडेड क्वांटिटी बढ़ती है। प्राइस जब उनकी गिर रही है, तो भी उनकी डिमांडेड क्वांटिटी क्या होती है? गिरती है। तो उल्टा काम कर रही है ये। तो गिफ्टिंग गुड्स जो होती हैं उसका रिलेशन प्राइस से होता है। जब भी इसकी डेफिनेशन देनी है तो तुम्हें प्राइस से बताना है कि गिफ्टिंग गुड्स आर दोज गुड्स which have positive relationship between price and demanded quantity, ठीक है ना? तो गिफ्ट गुड्स का जो डिमांड कर्व बनेगा, वो हमने बनाया वैसा नहीं बनेगा जो हमने सीखा था लॉ ऑफ डिमांड वाला। ऐसा नहीं बनता है, ऐसा नहीं बनता है। गिफ्ट गुड्स का कैसा बनता है? ऐसा बनता है, ऊपर की तरफ जाता है। पूछ ले तो बता देना अभी। अब है गिफ्ट गुड और इंफीरियर गुड में रिलेशन, फिर से दोहरा रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें बताया इंफीरियर गुड एंड गिफ्ट गुड। और ये ध्यान रखना, इंफीरियर गुड लॉ ऑफ डिमांड का अप्लाई क्या नहीं है? एक्सेप्शन नहीं है। तो इनमें रिलेशन ये होता है, ये अगर गिफिन है तो ये क्या है? इंफीरियर। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इंफीरियर गिफिन का रिलेशन क्या हो जाएगा? आना चाहिए मुझे कि आप देख रहे हो इतना बड़ा सर्किल है, ये इंफीरियर का है, इतना सा सर्किल गिफिन का है, मतलब इंफीरियर में से ही गिफिन है। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे? गिफिन गुड्स आर those inferior goods which do not follow law of demand। समझ रहे हो? एक तो ये हो गई। तो इंफीरियर, पहली बात तो गिफ्टिंग गुड्स क्या है? इंफीरियर ही है, ये तो समझ में आ गया। और इंफीरियर में और क्या हो गया? ऐसी इंफीरियर गुड जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती, वो क्या बोली जाती है? गिफ्टिंग बोली जाती है। अब आपके एग्जाम में आ गया कि सारी की सारी ऑल इंफीरियर गुड डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड, तो क्या होगा? गलत होगा। फिर आप बोलोगे गिफ्टिंग गुड्स डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड, तो सही होगा। फिर बोलेगा सम इंफीरियर गुड डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड, तो सही होगा। समझ रहे हो ना आप लोग? तो गिफ्टिंग गुड जो है इंफीरियर गुड ही होती हैं, लेकिन इंफीरियर गुड का एक स्पेशल टाइप होती है जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती।
अब यहाँ पे एक लाइन और आती है एग्जाम में, देखना। अब आप इस सर्किल को देख के ये आइडिया लगा सकते हो ना कि सारी की सारी जो गिफिन है वो इंफीरियर का पार्ट है, लेकिन सारा का सारा जो इंफीरियर गुड्स है वो गिफिन का पार्ट नहीं है ना, क्योंकि इंफीरियर तो काफी बड़ा है, गिफिन तो उसमें से इतना सही है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल गिफिन आर इंफीरियर गुड्स बट नॉट ऑल दी इंफीरियर आर गिफिन। समझ में आया होगा, ये बताया हुआ है मेरा। तो ये इंफीरियर और गिफिन का रिलेशन है, और गिफिन गुड्स क्या होती है, लो ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन होती है। और इंफीरियर गुड की डेफिनेशन हम किस तरीके से देते हैं, इनकम से देते हैं, कि इंफीरियर गुड ऐसी गुड्स होती है जिनमें इनकम बढ़ने पे भी इनकी डिमांड क्या होती है, कम होती है। आपकी इनकम बढ़ रही है तो भी डिमांड कम हो रही है, और इनकम कम होती है तो डिमांड बढ़ाते हो आप। इस तरीके से इसमें उल्टा इनकम से रिलेशन है इसका, उसका प्राइस से रिलेशन है। लेकिन गिफिन गुड्स होती इंफीरियर गुड्स ही हैं, लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड है। ये बातें मैंने काफी बार कर ली हैं, और आई थिंक आपको पता लग रहा होगा। और गिफिन गुड क्या है, लो ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है, ये समझ में आ गया। और अब इसको पढ़ते हैं, आपके मॉड्यूल में इन्होंने क्या लिख रखा है, वो रॉबर्ट गिफिन वगैरह की बात करेंगे। तो मोहम्मद गिफिन वाले में चलो, गिफिन वाले में कॉन्स्पिशियस वाला भी जल्दी से पढ़ा दूंगा मैं। पहले वाला, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, दो पढ़ने हैं, फर्स्ट वाले पे भी चलो एक बार। ये रहा कॉन्स्पिशियस में, ये कॉन्स्पिशियस कंजप्शन, ये वेबलन, बोला था ना मैंने, वेबलन गुड्स भी इनको बोल सकते हैं, अभी भी बोल रहा हूँ। और ये वेबलन नहीं बताया था, एक कॉन्स्पिशियस वर्ड है ना, ये दिया था ये वेबलन ने। तो ये सारी बात आपको समझ में आ जाएगी कि ज्यादा महंगी तो उसकी ज्यादा यूटिलिटी समझते हैं, मोर महंगी मोर डिमांड, तो वो कॉन्स्पिशियस गुड्स है। इसका मतलब लो डिमांड का एक्सप्लॉइटेशन है या एक्सेप्शन है। फिर गिफिन गुड्स पे आ जाओ, समझ लेना, समझ में आ जाएगा, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो समझ नहीं आएगा। जैसे डायमंड वगैरह है, जितना महंगा होता है लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं। फिर आप आगे आओ गिफिन पे, गिफिन गुड्स पे चलो। तो गिफिन में मैंने बता दिया लो ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है, और क्यों है वो अभी बता देते हैं आप। पहली बात तो इनको गिफिन गुड्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक बंदा है सर रॉबर्ट गिफिन, इसने इनको बताया था कि देखो ऐसी भी गुड होती है। और है कहाँ का, स्कॉटलैंड का है। पूछा जा सकता है आपसे, जो इको स्टेट्स दोनों का ज्ञाता था, मतलब ज्ञानी था, उसने इको स्टेट दोनों के बारे में ज्ञान दिए हैं। वह सरप्राइज टू फाइंड आउट दैट एज ए प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज, इसने अपने आप में, इसने अपने एग्जाम्पल में ब्रेड को गिफिन बताया है। ब्रेड, ब्रेड जो है उसको गिफिन बताता है। जब ब्रिटिश वर्कर्स, अब ये ऊपर तो स्कॉटिश आया और यहाँ आया ब्रिटिश, इसका क्या रीजन है सर। देखो क्या है, स्कॉटलैंड और ब्रिटेन जो दोनों है वो पास पास में है। ठीक है, स्कॉटलैंड और ब्रिटेन क्या है, पास पास में है। जब हम लोग ब्रिटेन, इंग्लैंड बोलते हैं ना बेटा, इंग्लैंड बोलते हैं, हम देखते हैं ना कई बार इंग्लैंड वर्ड आता है, और कई बार वर्ड क्या आता है, यूके वर्ड आता है, यूनाइटेड किंगडम वर्ड आता है ना। तो इंग्लैंड तो क्या है, अकेला इंग्लैंड है ना। और यूके क्या है, यूके में स्कॉटलैंड और ये भी आते हैं, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ये छोटे छोटे द्वीप हैं, ये यूनाइटेड किंगडम में आते हैं। इसलिए ये स्कॉटलैंड जो है ना, ये इंग्लैंड के पास है, और इंग्लैंड का जब यूनाइटेड किंगडम हम इंग्लैंड को बोलते हैं तो उसमें स्कॉटलैंड भी आता है। इसलिए यहाँ पे ब्रिटिश, और तुम ये मत समझ लेना सर वो स्कॉटिश है फिर ब्रिटिश कहाँ से आ गए, तो ये क्या है, पास पास में है। और ये एक तरीके से क्या है, वैसे कंट्री तो अलग अलग है, लेकिन ये मतलब इनमें वीजा वगैरह के ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो ना। ये मतलब जैसे अपन लोग का नेपाल से रिलेशन है ना, वीजा वगैरह नहीं चाहिए अपने को नेपाल जाने के लिए, वैसा उससे भी ज्यादा इनमें क्लोज रिलेशन है। ठीक है, ये अगर किसी से लड़ाई होती है तो ये साथ ही करते हैं, है ना, इनके आपस में क्या है, ट्रीटी वगैरह है। ब्रिटिश वर्कर परचेज मोर ब्रेड नॉट लेस, इट वाज समथिंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड, व्हाई डिड इट हैपन, द रीजन गिवन, ये वो। तो ये मैं बताऊंगा अभी आपको, ये क्या बोल रहा है ये पैरा, देखो क्या बोला है इसने। ये बोला कि रॉबर्ट गिफिन नाम का एक आदमी, वो क्या कर रहा था, देखा उसने ब्रिटेन के सैनिकों को, वहां की आर्मी को, या उधर था तो वहां के मान लो मजदूरों को देखा, ये मान लो आपने लेबर्स को देखा, ठीक है ना।
अब क्या हुआ, वो जो मजदूर या जो लेबर या जो आर्मी के पर्सन है, मतलब यहाँ पे मजदूर का मतलब ये है कि उनके पास काफी रिसोर्सेज नहीं है। मजदूर का मतलब ये नहीं कि गरीब ही है या मतलब कोई कुछ नहीं है। वो मजदूर का मतलब यहाँ पे मेरा ये बोलने का मतलब है वो उनकी सिचुएशन काफी बढ़िया स्ट्रांग नहीं है ना, रिसोर्सेज बहुत ही कम है उनके पास। तो वो क्या करते थे, वो देख रहा था तो वो दो चीजें खाते थे, एक तो ब्रेड और एक मीट। ठीक है। अब ब्रेड और मीट में जब कंपैरिजन करते हैं तो मीट आता है महंगा और ये आती है सस्ती। ठीक है। जैसे मैं बात करूं हमारी लैंग्वेज में, एक तो रोटी, और एक बात करें हम लोग जैसे एडिशनल कोई सब्जी होती है जो महंगी, जैसे मटर पनीर या कोई और बढ़िया, जो जिसको हम काफी महंगी कोई भी सब्जी बोल सकते हैं जो जनरली हम घर पे नहीं बनाते जनरली। ठीक है ना, वो दो चीजें कोई खा रहा है। अब क्या हुआ, ब्रेड की प्राइसेस महंगी हुई। वो देख रहा था ब्रेड की प्राइस महंगे हुए तो भी लोग ब्रेड को ज्यादा खा रहे थे। वो सोचा यार ये कैसे हुआ, यहाँ तो लोग डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा। तो उसने क्या बोल देखा, वो नीचे बैठा है यहाँ पे देख रहा है। ठीक है, वो यहाँ बैठा बैठा देख रहा है, बोले ये कैसे हो गया कि ब्रेड महंगी होगी तो भी लोग इसको ज्यादा खा रहे हैं, ये क्या हुआ। फिर वो देखा कि यार देखता हूँ ये मीट के क्या हालचाल है, तो लोगों ने क्या करा, मीट को खाना छोड़ दिया। तो बोला इसका मतलब ये हुआ कि मीट पे जो दाम लगा रहे थे वो दाम या ब्रेड पे लगाने लग गए, इसीलिए ज्यादा खा रहे हैं। समझ रहे हो, जैसे मान लो इनके पास 50 रुपए हुआ करते थे पहले, अभी भी 50 है, लेकिन 50 में से ये क्या कर रहे थे, 30 तो लगा रहे थे ब्रेड पे, ये मान लो 40 तो लगा रहे थे ब्रेड पे, और 10 रुपी खरीद रहे थे मीट। अब ब्रेड की प्राइसेज, और जैसे मान लो पहले खा रहे थे कितनी, हम बोलते हैं 3 ब्रेड खा रहे थे 40 रुपए में। अब ये देखता है कि ब्रेड की प्राइसेस पहले एक चपाती लगभग 12-13 रुपए की आ रही थी, 12-13 की, तभी तो 40 की 3 आएगी। अब ब्रेड की प्राइसेस ये देखता है 16 हो गई यार। पहले कितने की आ रही थी, 13 रुपीज की आ रही थी एक ब्रेड। 16 होने पे लोग उनको कितना खाने लग गए, 4 खाने लग गए, 4 उनकी डिमांड आ गई। बोला यार दाम बढ़े, 13 से 16 हो गए फिर भी लोग इनको 3 से 4 कैसे खा रहे हैं। तो अब क्या हुआ, इन्होंने ये जो 10 रुपए ये इधर खर्च कर रहे थे, इधर खर्च करना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि इनकी जो बेसिक नीड है वही पूरी नहीं हो पा रही थी। अब ये मीट खाते तो इनको क्या करना पड़ता, वो महंगी ब्रेड जो है ना वो 3 भी नहीं आती इनके, कम आती, 2 एक ही आती। अब आपको बताओ रोटी ज्यादा जरूरी है या कोई महंगी सब्जी खाना ज्यादा जरूरी है, तो एडिशनल हो गया मीट, तो मीट के बिना तो फिर भी ये रह गए, लेकिन ये ब्रेड तो इनको कम से कम पेट भर के चाहिए। इस चक्कर में इन्होंने ये वाला जो खर्चा है ये इधर ट्रांसफर कर दिया, इसलिए इनकी ब्रेड की प्राइसेस बढ़ी ना, तो भी लोगों ने इनको ज्यादा खरीदा। इसी को क्या बोला जाता है, गिफिन गुड बोला जाता है। तो गिफिन गुड के कोई एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं। गिफिन गुड ऐसी गुड्स है जिसकी प्राइस बढ़ने पे भी लोग उनको ज्यादा खरीद रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिचुएशंस कैसे हैं कि उन लोगों के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है ना। तो ये है गिफ्ट इन गुड्स। समझ गए होंगे आप लोग कि अब वो यार रोटी तो पेट भर के खाएंगे बेचारे, तो ये इस चीज का सेक्रीफाइस कर देंगे, है ना, ये वाली चीज का, मीट का। इस चक्कर में उन्होंने अपनी डिमांड बढ़ा ली, किसकी, मीट की, सॉरी ब्रेड की। तो यहाँ पे ये है, वो ऐसे ऐसे देख रहा था तो उसने बताया देखो ऐसे ऐसे होता है, तो ये चीज है। अब आओ आप लोग। सर हाँ राज, पूछ, बताता हूँ देखो, करता हूँ अनम्यूट। तो समझ गए ना, तो उन्हें अनएक्सपेक्टेड चीज देखी तो उनको उसने बोल दिया कि ये गिफिन गुड है, तो उसने अपने एग्जांपल में ब्रेड को गिफिन लिया। लेकिन कोई भी गुड ऐसे सर्टेन नहीं बोल सकते गिफिन होती है, सिचुएशन पे हिसाब से डिसाइड होगी कि कौन सी गिफिन है कौन सी नहीं है। लेकिन तुम्हें क्या समझना है, गिफिन गुड लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है, रॉबर्ट गिफिन ने बताई थी। और स्कॉटलैंड का था, इंग्लैंड के ऊपर, वो इंग्लैंड के लोगों को देख रहा था, उसने उस टाइम पे बताया था। और जो तुम्हारी गिफिन गुड है वो इंफीरियर गुड का ही पार्ट है। इंफीरियर गुड जो होती है उनमें से कुछ गुड्स जो होती है वो गिफिन होती है, तो वो लाइन
ऑल इंफीरियर गुड आर नॉट गिवन बट ऑल गिवन आर इंफीरियर। और एक और लाइन कि इंफीरियर गुड जो होती है वो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन नहीं होती है, लेकिन जो इंफीरियर गुड गिवन है वो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। ठीक है, अब राज का क्वेश्चन लेते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं वो। हाँ जी राज, सर कर दिया आप। कॉन्स्पिशियस गुड की बात करें तो प्राइस बढ़ने पे डिमांड भी बढ़ती है और हाँ जी, प्राइस गिरने पे डिमांड भी गिरती है, पर ये सर रिच पर्सन्स के लिए होता है, जो प्रेस्टीज पीपल होते हैं। हाँ हाँ, पर अगर उस चीज की डिमांड गिर गई तो वो प्रेस्टीज के लिए खरीदेंगे नहीं, और हाँ खरीदेंगे नहीं तो मिडिल लेवल जो लोअर लेवल है वो खरीदना चालू कर देंगे उसे। तो बात सर है। डिमांड तो बढ़ रही नहीं है उस चीज की। तभी तो मैं बोला था आपको कि कॉन्स्पिशियस गुड्स होती हैं वो वेबलेन गुड्स होती हैं, और वेबलेन जो गुड्स है ना वो पार्शियली क्या करती है, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करती है और पार्शियली नहीं करती है। याद है क्या मैंने ये लाइन बोली थी आपको? हाँ सर। मैंने बोला था कि जो वेबलेन गुड्स होती है वो पार्शियली तो अनफॉलो करती है और पार्शियली फॉलो करती है। तो जब तक वो बहुत महंगी रहेगी ना बेटा, तब तक तो क्या रहेगी, लॉ ऑफ डिमांड उन पे अप्लाई नहीं करेगा। समझ गए ना? हाँ और जब वो धीरे धीरे नीचे गिरना चालू हो जाएगी ना उनकी प्राइस, डिमांड उन पे अप्लाई हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, ठीक है सर। लेकिन आपका जो मतलब लेवल है ना 11th 12th और ये जो आपका फाउंडेशन, इस लेवल में आपको ये लाइन कहीं नहीं मिलेगी। जो आपका डाउट है ना कि वो फिर नीचे गिरेंगे प्राइसेस तो हमारे जैसे लोग या जो गरीब लोग या मिडिल क्लास लोग या हायर क्लास लोग, हायर मिडिल क्लास लोग उनको खरीदेंगे भी तो सही सर। उस डाउट का हम्म। क्लैरिफिकेशन तुम्हें आगे मिलेगा क्या, कि वेबलेन गुड्स आर पार्शियली एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कंप्लीट एक्सेप्शन तो केवल और केवल गिफिन गुड ही है बेटा। लेकिन तुम्हारे स्टार्टिंग में ये 7 8 दे रखे हैं तो तुम्हें वो रटना पड़ता है ना। कंप्लीटली तो केवल और केवल गिफिन ही है जो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है, बाकी कुछ भी लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन नहीं है। और वेबलेन गुड भी पार्शियल है, और बाकी ये जो 5 पॉइंट्स आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं वो भी नहीं है लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन। लेकिन हमें याद करना पड़ रहा है स्टार्टिंग लेवल पे। जब हम लोग आगे के लेवल्स पे चलेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स को देखेंगे इकोनॉमिक्स में, तो एक ही एक्सेप्शन आएगा गिफिन गुड और दूसरा एक्सेप्शन आएगा वेबलेन गुड, जिसको कॉन्स्पिशियस कंजप्शन बोलते हैं। लेकिन कॉन्स्पिशियस कंजप्शन वाली लाइन में तुम्हें ये देगा कि वेबलेन गुड आर द पार्शियल एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, नॉट फुली एक्सेप्शन। ठीक है ना? तो तुम्हें ठीक है क्या सर, करना है, थैंक यू। तुम्हें सारे बिंदु याद करने पड़ेंगे। अब जैसे तुम यहाँ तक पूछ ही लियो तो तुम्हें बताता हूँ। बोला कि वो मैं बोल रहा, अब मेरा बोलने का मतलब है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वाला भी नहीं होना चाहिए। मैं तो क्या बोला, सिर्फ 2 ही होने चाहिए, 2 में भी डेट 1.5 ही होने चाहिए। एक तो गिफिन और एक कौन, वेबलेन, है ना? और हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए। आगे के लेवल पे नहीं आएगा आपके किसी भी बुक में। क्यों नहीं आएगा सर ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन? होता तो ऐसे, अरे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर आप चेंज कर लिए, इसका मतलब आप अदर थिंग्स में चेंज हो गया बेटा। अदर थिंग्स तो कांस्टेंट ही रहनी चाहिए ना। लेकिन आप एक बार यहाँ तक मत जाओ, आप क्या करो, आप सिर्फ वो 6 7 पॉइंट याद कर लो, गिफिन को याद कर लो, क्योंकि तुम्हारे इतना डीप क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, किसी भी लेवल में नहीं आ सकता, क्योंकि मॉड्यूल ही नहीं बता रहा, तो हमारे को क्यों इतना ज्यादा करना है। मॉड्यूल ने बोला है गिफिन गुड एक्सेप्शन है, वेबलेन गुड एक्सेप्शन है, कॉन्स्पिशियस कंजप्शन है ना? इसलिए हाँ मोहम्मद, आगे शेयर करो यार जल्दी। तो गिफिन के बाद में कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी कौन सी होती है? ऐसी चीजें जो लोगों को देखने की वजह से हमें लगता है कि ये तो जरूरी है, वो कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी होती है। एग्जांपल में आप देख लेना, प्राइसेस, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कूलर, कुकिंग गैस, है ना, ये आ जाएंगे। कुकिंग गैस क्यों भाई? क्योंकि आप चूल्हे पे भी तो खाना बना सकते हो, लेकिन आप आगे धीरे धीरे समाज, हमारा सोसाइटी आगे बढ़ रहा है तो हम लोग इस पे बना रहे हैं। ठीक है ना? This demand does not show any tendency to fall। समझ गए ना? कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। अब जैसे टीवी है, फ्रिज है, इनकी प्राइसेस बढ़ भी जाती है ना, तो लोग इनको खरीदते रहते हैं, इनकी बिक्री चालू रहती है। ठीक है ना? क्योंकि लग रहा है यार, कूलर तो आजकल नॉर्मल बात है, सब लोग ही ला रहे हैं कूलर, तो यार चाहिए ही गर्मी में। लेकिन आप एक बात सोचो, कूलर नहीं भी होंगे तो चल जाएगा तुम्हारा काम, लेकिन कूलर ला रहे हो तुम क्यों? लोग ला रहे हैं, इसलिए तुम्हें भी लाना पड़ रहा है कि आप यही गर्मी सहन नहीं करा तो मैं क्यों करूँ। समझ रहे हो ना ये वाली बात? तो इस तरीके से है। तो कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी उनको बोला जाता है जो नेसेसिटी जरूरी नहीं है उनको लेना लाइफ में, लेकिन फिर भी आज के जमाने के हिसाब से जरूरी हो गया है। जैसे मोबाइल हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ये हर घर में आपको मिलेंगे।
फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ अबाउट प्राइस, ये मैंने समझा दिया कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आगे फ्यूचर में प्राइसेज बढ़ेंगी तो आज डिमांड बढ़ा दोगे, अगर लगता है फ्यूचर में प्राइसेज गिरेंगी तो आज डिमांड कम कर दोगे, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या हो गया, वोइलेट हो गया ना। ठीक है ना, अगर आज प्राइस बढ़ी भी है तो भी आप उसको ज्यादा खरीद रहे हो क्योंकि आपको ये उम्मीद है कि फ्यूचर में और बढ़ेगी। ठीक है ना, इसलिए लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन हो जाएंगी। तो आप इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं समझ में आए प्लीज मुझे पूछना, फोन करके पूछ लेना चाहिए या फिर है ना, कभी भी आप पूछ सकते हो। क्या बोल रहे हो? किसने बोला है? कुछ बोला नहीं। विशाल बोल रहा है। हाँ हाँ, हैबिट में तो भाई, हैबिट में तो पड़ी गई ना ये, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। हाँ हाँ ठीक है। फिर आगे देखो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन आपको बता ही दिया मैंने, फिर अगले पॉइंट पे चलो। और ये पांचवा पॉइंट है ना, ये सबसे अच्छा पॉइंट है मैं जहां तक समझता हूँ। ठीक है ना, अगर आपने रेशनल मान लिया है, अगर ये पांचवा पॉइंट भी तुम्हें आ रहा है ना, तो फिर तुम्हें ना, ये मानो ऑलमोस्ट केवल गिफिन भी तुम याद कर लोगे तो भी बहुत है। रेशनल मतलब मोल भाव करना। अगर जहां जहां कंज्यूमर मोल भाव नहीं करता है, समझदारी नहीं दिखाता है, और दिखाता नहीं है या वो दिखा नहीं सकता, वहां वहां लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। जैसे खाने में वो समझदारी नहीं दिखा सकता, महंगा हो सस्ता हो उसको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, और जब वो दिखावे पे उतरता है, कॉन्स्पिशियस कंजप्शन पे उतरता है, तो भी उसकी समझदारी घर चली जाती है, मतलब समझदारी नहीं दिखाता, तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा। समझ गए तुम लोग? तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, और ये इकोनॉमिक्स के 99.99% रूल्स पे ये नियम ये कि अगर कंज्यूमर रेशनल लॉ ऑफ डिमांड हो चाहे और कोई लॉ हो, आगे भी आएंगे वो, डिमांड फॉर नेसेसिटी, ये सबको समझ में आ गया, जिसमें हम बोलते हैं इनके एग्जाम्पल है फूड है, पावर है, वाटर है, गैस है, ये सब जरूरी हैं। इनके प्राइस बढ़ते भी है तो लोग इनको खरीदते रहते हैं, इनको कम नहीं खरीदना। स्पेकुलेटिव गुड्स मैंने बता दिया, ऐसी गुड्स जो जिनको हम स्टोर कर लेते हैं, जैसे कई दुकान वाले स्टोर कर लेते हैं, लगता है इनकी प्राइसेज बढ़ेंगे, तो वो स्पेकुलेटिव गुड्स होती हैं। जैसे हम बात करें, अभी कोरोना के टाइम पे स्टार्टिंग में ऐसे डर हो गया था कि पता नहीं आगे मार्केट में सामान वगैरह ही नहीं मिलेंगे, प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, तो लोग जा जा के 4-4 महीने की चीजें ले आए, चाहे वो महंगी थी सस्ती थी, लोगों ने देखा ही नहीं उसको, बोला ले ले यार आगे पता नहीं क्या होगा, 3-3 महीने का राशन एक साथ ले आए, तो उसी को स्पेकुलेशन बोला जाता है। तो जब हम लोग लेकर आते हैं उसको, या फिर कोई शॉपकीपर भी तो लेकर आ सकता है, उसको लगे कि यार ये जो है ना गेहूं के भाव बढ़ेंगे आगे, तो वो आज क्या करेगा, महंगे भी है ना गेहूं तो भी खरीद डालेगा उनको कि बढ़ेंगे आगे और ज्यादा दाम छापूंगा मैं, तो उनको स्पेकुलेटिव बोल सकते हैं ना। ये होती है स्टॉक मार्केट में शेयर्स वगैरह का, लगता है कि इसकी प्राइसेस शेयर की लगता है कि फ्यूचर में और बढ़ेंगी, तो हम आज अगर वो महंगा भी है तो भी उसको खरीदेंगे, तो उस सिचुएशन में स्पेकुलेशन बोला जाता है। तो इस तरीके से डिमांड, ये बोला कमोडिटी डिपेंड्स, ये सब हो गया। तो लिख रखे हैं हमारे मॉड्यूल में 7 पॉइंट्स लेके, हमें भी 7 याद करने हैं, लेकिन मैं तुम्हारे नॉलेज के लिए तुम्हें ये बता रहा हूँ, एक्चुअल में गिफिन और वेबलन ये दो ही लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है, और उनमें भी गिफिन ही क्या है, परफेक्ट एक्सेप्शन है, वेबलन क्या है, पार्शियल एक्सेप्शन है। ठीक है ना, जो राज का डाउट है वो ये वाले वर्ड से समझ में आ जाएगा उसको, और तुम लोग को सारे साथ याद कर लेना। फिर एक्स्ट्रा मैंने बोला है, और उस एक्स्ट्रा नॉलेज तुम्हें हो चाहे नहीं हो, तुम्हारे को पूछेगा नहीं वो क्वेश्चन कभी भी। और ये रेशनल वाला पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ डिमांड में ये मान के चला जाता है कि कंज्यूमर इज रेशनल। हाँ जी सर, जरूरी मान के चला जाता है, अगर कंज्यूमर रेशनल नहीं होगा तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। फिर अगली लाइन में क्या बोल सकते हो कि इकोनॉमिक्स के ज्यादातर रूल्स, ऑलमोस्ट सारे ही मान लो तुम, है ना, सारे नियम जो होते हैं वो कंज्यूमर को रेशनल पहले से मान के चलते हैं। इफ कंज्यूमर इज नॉट रेशनल देन द डिमांड ऑफ लॉ विल नॉट अप्लाई। ठीक है ना, रेशनल होने का मतलब समझदार होना, विवेकशील होना। विवेकशील होने का मतलब कि वो देखता है प्राइस वगैरह को, पूरा ध्यान से देखता है, महंगी हो रहा है तो वो देखता है नहीं यार महंगी है नहीं खरीदूं, सस्ता हो रहा है तो उसको लगता है कि यार खरीदना चाहिए, तो वो समझदारी के साथ काम करेगा, उसको रेशनल बोला जाता है। लेकिन कोई भी जब दिखावे पे आ जाता है, या जब उसकी नीड होती है, जरूरी जरूरी है कि आज पानी पानी तो पीना ही पीना पड़ेगा ना, तो वहां पे रेशनलिटी नहीं रहती, वहां पे चाहे वो महंगा हो सस्ता हो खरीदना पड़ेगा।
दिखावे पे अगर कोई उतर गया तो भी रेशनल नहीं रहेगा आदमी, समझते हो आप लोग? समझदारी घर चली जाएगी उस सिचुएशन में। तो इस तरीके से मेरे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पूरे होते हैं। सारे के सारे जो पॉइंट्स है मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा। पहला पॉइंट मेरा कॉन्स्पिशियस कंजप्शन है, जिसको प्रेस्टीज गुड्स बोल सकता हूँ, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉन्स्पिशियस कंजप्शन, प्रेस्टीज गुड्स, वेबलेंट गुड्स भी बोल सकता हूँ, है ना। जो जितनी ज्यादा महंगी होती है लोग उनको उतना ही ज्यादा खरीदते हैं, है ना, क्योंकि दिखावा वहां पे होता है, इसलिए वो लो डिमांड का एक्सेप्शन है। और ये कॉन्स्पिशियस कंजप्शन का जो थ्योरी है वो दिया किसने था? वेबलेन ने दिया था, पूछा जा सकता है। इनको वेबलेन गुड्स भी बोलते हैं, पूछा जा सकता है। ये लो डिमांड के एक्सेप्शन होते हैं, हाँ जी जरूर होते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है कि ये पार्शियल एक्सेप्शन है, कंप्लीट एक्सेप्शन नहीं है। फिर कॉन्स्पिशियस गुड्स के बाद में क्या हो जाएगा? हम लोग बात करें गिफिन गुड्स, तो गिफिन गुड्स आर द परफेक्ट एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। फिर गिफ्टिंग गुड्स के बाद में हम बात करें कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, तो वो भी हम लोग को लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन हो गया। फिर रेशनल वाला पॉइंट कि अगर कंज्यूमर रेशनल नहीं है तो भी लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन हो जाएगा। फिर हमारे को पता है डिमांड फॉर नेसेसिटी, वो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। स्पेकुलेटिव गुड्स आर द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। और हम लोग को पता लगे कि वो सेटेरिस परिबस वाली जो अजम्पशन है, मतलब अगर अदर चीजें कांस्टेंट या इक्वल नहीं रहेंगी तो भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। तो आपको अगर ये उनसे अदर डिटरमिनेंट में से कुछ है तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। तो लास्ट वाला पॉइंट ये वाला बता रखा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना, या फोन वोन करके पूछ लेना, या अभी भी पूछ सकते हो। मैं आपका वेट करता हूँ 1-2 मिनट, फिर मैं मेरी क्लास फिनिश करता हूँ। कि सर प्लीज पार्डन .5। सर यदि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगी तो डिमांड तो एग्जिस्टिंग प्राइस पर बढ़ेगी ना, लो डिमांड अप्लीकेबल है। देख बताता हूँ, ये कोई बात नहीं, इसको बहुत ही अच्छे से बता देता हूँ, अभी समझ में आ जाए। ये है मेरा स्क्रिप्ट, ये समझ कैसे आएगा देखना। ये सैटरडे संडे और ये मंडे, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वाली बात बता रहे हैं। सैटरडे को किसी प्रोडक्ट का प्राइस था 5,000 रुपीज, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है वो, और आपने उसकी डिमांड की कि आपको वो चाहिए, हर हर दिन चाहिए मान लो। ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसको आप हर हर दिन क्या करते हो, कुछ कर, ठीक है, तो 5,000 रुपये सैटरडे को उसकी प्राइस थी। आपने उसकी कितनी क्वांटिटी खरीदी थी? 5,000 पे 10 क्वांटिटी खरीदी, समझ गए? अब हम आज बात करें संडे पे, यहाँ पे मेन बेस हमारा संडे ही रहेगा बेटा, क्योंकि ये तो चला गया, मंडे आएगा और अब संडे पे आ गया। संडे को उसकी प्राइसेस कितनी हुई बेटा? 6,000 हो गई, 6,000 हो गई। अब अगर लो ऑफ डिमांड, हेलो। हाँ जी मैं वो समझा देता हूँ। सुन रहे ना आप लोगों को? नहीं जल्दी से बताएं, हमारे पास 2-3 मिनट का ही टाइम है। सुन रहा है ना? ठीक है। देखो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को बता रहा हूँ मैं। बोला सैटरडे संडे
और मंडे। मैं बोला क्या था कि सैटरडे को प्राइस थी 5000, खरीद रहे थे कितना 10 यूनिट, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है बट वो डेली खरीदते हैं हम लोग। संडे को प्राइस 1000, और आपको मंडे को ये उम्मीद है कि प्राइस चली जाएगी मान लो 10, या ये मान लेता हूँ 20 चली जाएगी, ये मान लो 20,000, तो शानदार जंप है, ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है ना। यू हैव द एक्सपेक्टेशन दैट द प्राइस विल इंक्रीज अप टू 20,000 रुपी, अभी लग रहा है 6,000 और कल लगेगा यार 20,000। तो बताओ इस सिचुएशन में तुम ये देखोगे क्या यार 5,000 पे तो मैंने 10 खरीदे थे, अब मेरे को इस पे 8 खरीदने चाहिए? नहीं, नहीं करोगे ऐसा। आप क्या करोगे, आप करोगे यार कल 20,000 आज खरीद लेता हूँ मैं 30 से एक साथ ही। अब कल प्राइस अगर क्या हो गए, हाँ देखना एक मिनट प्लीज, बीच में मत बोलो, जिसका डाउट है उसको एक बार समझने दो, है ना। अब आज अगर आपको लग रहा है कल 20,000 प्राइस हो जाएगी तो आज ही क्या खरीद डालोगे, बहुत सारा खरीद डालोगे आप, चाहे 30 50 कितना भी खरीदना पड़े, क्योंकि आपको पता है कल तक बात गई तो सीधा एक यूनिट पे 14,000 14,000 का लॉस लग रहा है। तो अब आप ध्यान से देखो, प्राइस बढ़ी कल, पिछले वाले कल के कंपैरिजन में आज प्राइस बढ़ी, फिर भी तुम्हारी डिमांडेड क्वांटिटी क्या हुई, बढ़ी। तो प्राइस इंक्रीज हुई फिर भी डिमांडेड क्वांटिटी इंक्रीज हुई। तो बताओ लो ऑफ डिमांड वायलेट हो गया या नहीं हुआ, लो ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर आपका बढ़ने का है तो आप उसको क्या करोगे, ज्यादा खरीदोगे। और अगर इसी में मैं रिवर्स ले लूं कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ये हो कि देखो ये कोई प्रोडक्ट 6,000 का है, पहले 5,000 पे 10 खरीदा, अब हो गया प्राइस मान लो 3,000। अब कायदा क्या बनता है, इसको ज्यादा खरीदने का बनता है ना 10 से ज्यादा खरीदने का बनता है। लेकिन तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस ये है बेटा कि तुम ये सोच रहे हो कि कल इसकी प्राइसेस जो है ना इस प्रोडक्ट की, ये हो जाएंगी 1,000, ये हो जाएंगी 1,000, तो तुम क्या करोगे, 3,000 पे खरीदोगे नहीं इसको, तुम कल का वेट करोगे, ठीक है ना। या तो एक एक आधा खरीद लोगे, या फिर क्या करोगे, कल का वेट करोगे। तो देखो प्राइस गिरी फिर भी तुम्हारी डिमांड गिर गई, प्राइस गिरी फिर भी डिमांडेड क्वांटिटी गिरी। समझ में आ गया क्या आपको? इस तरीके से क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन बढ़ने, अगर मुझे समझ में आए बिंदु। जल्दी बताएं यार, किसने पूछा था मुझे ये भी तो क्या स्टार्ट हुई रीस्टार्ट हुई ना, मुझे पता नहीं। तो इस तरीके से फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वाला पॉइंट है, किसी का जिसका डाउट था वो मेरे को एक बार मैसेज कर दे यार, ये चला गया वो। चलो ठीक है ना, और कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। थैंक यू।